ये कहानी तालीमी मकासद के लिए है, इसके सारे किरदार फर्जी है और सिर्फ आपको लुत्फ देने के लिए लिखी गई है। 10 इस शाम का वक्त था। हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था जब हम लियाकत बाग के अंदर निस्बतन एक वीरान से गोशे में वॉकिंग ट्रैक के साथ लगे बेंच पर जाकर बैठ गए। अंदर से तो मुझे कुछ अंदाजा था कि चक्कर किया हो सकता है, लेकिन फिर भी बेंच पर बैठते ही मैंने इससे कहा, अब हम यहाँ क्यों आए हैं बाजी? मेरी बात सुन कर तो वो जैसे फट पड़ी और बड़े ही जहर आलूद लहजे में बोली, अच्छा तो अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो मैं जो सब समझ चुका था एक्टिंग करते हुए बोला, सॉरी मैं समझा नहीं। तो वो एकदम गुस्से में आ गई और कहने लगी, अभी बताती हूँ बहन के बच्चे। इसके मुंह से इतनी बड़ी मर्दाना गाली सुनकर मेरा तो पतना पानी हो गया, लेकिन मैंने बड़ा ही मस्कीन सा मुंह बनाकर कहा, मैंने क्या किया है बाजी? तो वो एकदम गुस्से से बोली, बहन के बच्चे, सब तुमने मेरे साथ किया हरकत की थी। इसकी बात सुनकर और इसका गुस्सा देखकर मैंने मुआफ़ी मांगने में ही आफियत जानी और बोला, वो बाजी मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज़ मुआफ़ कर दी, और साथ ही अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। मुझे यूं मुआफ़ी मांगते देखकर शायद इसको कुछ तरस आ गया और वो बोली, ठीक है मैं तुमको मुआफ़ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तो मैंने झट से कह दिया, बाजी मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मेरी बात सुनकर वो कदरे तेजी से बोली, पहले सुआन तो ले साले। फिर कहने लगी, ये जो हरकत सब तुमने मुझसे की थी, सच बता तुमने मुझे अरमीन समझा था ना? अब मैं खंस गया था, सच बताता तो मरता, झूठ बोलता तो मरता। फिर मैंने सोचा कि जब मरना है तो क्यों ना मैं झूठ बोलूं, कि इस तरह कम अज कम अरमीन की तो जान बच सकती थी। चुनांचे मैंने मरीना की तरफ देखा और बोला, नहीं बाजी वो मैं। इससे पहले कि मैं फिक्रा मुकम्मल करता, इसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ अलिफाते आ और बोली, बहन के बच्चे सच सच बता, वरना अभी एक दूंगी ना तो तुमको नानी याद आ जाएगी। मेरे दिल में चूंकि पहले से ही चूर था, इसलिए मैं इसकी दांत सुन कर डर गया और आई बाई शाय करने लगा। लेकिन जब इसने दोबारा कड़क लहजे में कहा तो मैं और भी डर गया और इससे बोला, वो बाजी, और फिर एक और दांत सुनकर मैंने इसको अलिफ से ये तक सारी स्टोरी सुना दी। लेकिन यहाँ भी अरमीन के जूस पिलाने और किचन में होने वाला वाकया गोल कर गया। जब मैं इसको स्टोरी सुना रहा था तो अचानक वो दरमियान में बोली, ये बताओ इसके साथ तुमने अभी तक वो वाला पलाई वाला काम किया है आ नहीं? तो मैंने कहा कि नहीं बाजी, अभी तो हमारी कहानी शुरू ही हुई है। मेरी स्टोरी सुन कर वो किसी गहरी सोच में पड़ गई और फिर काफी देर तक सोचने के बाद बोली, चुल्लू अब तुम मुझे लाल करती ले। चुल्लू चांचा। जैसे ही मैं अलिफाते, इसने एकदम मुझे बाजू से पकड़ के नीचे बिठा दिया और फिर इसी खूनखार लहजे में बोली, देखो अरमीन के साथ तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत की थी, इसलिए मैंने तुमसे ये वजाहत मांगी है। फिर वो अचानक मुक्का लहरा कर, ये जो तेरे और मेरे बीच बात हुई है, इसकी बनेनक भी अरमीन को नहीं पड़नी चाहिए। और फिर मजीद आंखें निकालकर बोली, मेरी बात समझ गए हो ना? तो मैंने कहा, जी मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ। तो इस दफ़ा वो थोड़ा नर्म लहजे में कहने लगी कि देखो मैं तमेरी और इसके मामले में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती और ना ही मुझे इससे कुछ गरज है। और फिर मुझे अलिफातेनी का इशारा करते हुए बोली, ये बात अभी और इसी वक्त ख़त्म समझो। आज के बाद हम इस बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। इसके बाद हम लाल कल्ती चले गए। ये लाल कल्ती से वापसी की बात है कि मैं सड़क पर अचानक एक गधा गाड़ी वाला मेरे सामने आ गया और मैंने बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल को उधर के एक तंग से रास्ते से बाइक गुजारी। इस वक्त तो मरीना कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे ही बाइक थोड़ा आगे बढ़ी तो अचानक वो पीछे से कहने लगी, तुम वहाँ ब्रेक लगाकर राख भी सकते थे, फिर ये इतना रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी? तो मैंने कहा कि वो बाजी अचानक ब्रेक लगाने से अब नाराज़ भी हो सकती थी, इसलिए मैंने ये रिस्क लिया था। मेरी बात सुन कर वो बोली, इसमें नाराज़ होने की भला कौन सी बात थी? मैं पीछे बैठी ये सब कुछ खुद भी तो देख रही थी। फिर वो मेरी बात की तह तक पहुँचकर बोली, बेटा हमें सब पता चलता है कि कब ब्रेक ज़रूरतना लगाई गई है और कब गैर ज़रूरी तौर पर, इसलिए तुम इस बात की फिक्र न किया करो और ज़रूरत के मुताबिक काम किया करो। खामखा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत ना है।
हमें घर पहुंचते रात के 10-11 बज चुके थे। चुनांचे जैसे ही हम घर में दाखिल हुए तो सामने ही मासी और अरमीन खड़ी थीं। खैर खैरियत के बाद मासी ने सबसे पहले मरीना से मेरे बारे में सवाल किया तो मरीना कहने लगी, बहुत अच्छा लड़का है और बड़ी ही मैच्योर बाइक चलाता है। ये कहकर वो जल्दी से वॉशरूम में गई और मासी किचन में जाते हुए अरमीन से बोली, अरमीन भाई को बाहर छोड़कर दरवाज़ा लॉक कर लो। जबकि अरमीन वही खड़ी रही, फिर मेरे साथ साथ चलते हुए होले से बोली, मरीना के सामने ना तो तुमने मुझसे ज्यादा बात करनी है और ना ही कोई ऐसी वैसी हरकत। इतने में दरवाज़ा आ गया तो वो मुझे बाहर निकालकर एक दफ़ा फिर मुझसे मुखातिब होकर बोली, मेरी बात समझ गए हो ना? तो मैंने इससे कहा, जी मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मेरी बात सुन कर वो मुतमईन हो गई और इसने हाथ मिलाने की गरज से अपना हाथ आगे बढ़ा और बोली, ओके अब तुम जाओ। वो दरवाजे के अंदर और मैं बाहर खड़ा था और मेरे पीछे पर्दा लगा हुआ था, सो किसी के देखने का हर गज कोई चांस ना था। चुनांचे जैसे ही इसने अपना हाथ मेरे हाथ की तरफ बढ़ाया, मैंने इसको अपनी तरफ खींचकर अपने गले से लगा लिया। इसने एक झटके से खुद को मुझसे अलग किया और अपने होंठ को साफ करते हुए बोली, बदतमीज, और धड़ाम से दरवाज़ा बंद के अंदर चली गई। कहानी जारी है। पार्ट 11 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।